हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आइए एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पर्वत से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। भारत के उत्तर में, उत्तर मतलब आपको समझ में आई होगी, ऊपर साइड। ओके, यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर साइड। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय की पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका वृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। ये हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में है। माउंट एवरेस्ट 8884 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर और मैकालू 8481 मीटर और धौलागिरी 8172 मीटर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए भौतिक मानचित्र देखिए यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल। ये श्रेणी वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3600 से 4600 मीटर तक है। शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी मतलब ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये काराकोरम श्रेणी में है, न कि हिमालय में। अब तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक। ये हिमालय सबसे दक्षिणी भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर। यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। उदाहरण देहरादून। अब उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। यह मैदान समतल और सपाट है। इस उपजाऊ मैदान का निर्माण लाखों वर्ष पहले हुआ है, जब हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र में काफी घनी जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा के आवरण के साथ साथ, ठीक है, जलोढ़ मृदा का आवरण मतलब जलोढ़ मृदा का परत, आवरण मतलब परत के साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं यह कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है। सहायक नदी। एक नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, यानी नदी द्वारा उसे छान दिया जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है। यह दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड का अवशेष है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। यह बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार 3 और पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं के मध्य से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, एग्जाम में हमेशा पूछ जाती है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी होती है और पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी होती है। ये जो अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट तथा पूर्व किनारे पर पूर्वी घाट स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण से नीलगिरी तक है, और जबकि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। यह टूटी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। इनमें थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट के दर्रे इसे पार करने में सहयोग करते हैं। पूर्वी घाट की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसतन ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अन्नाई मुड़ी है।
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलते हैं। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, जैसे कोयला एवं लौह अयस्क। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बक्साइट, यूरेनियम इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से भारत के नक्शे पर थलाघाट, भोरघाट, बालाघाट के दर्रों को अंकित कीजिए। इसमें होमवर्क दिया गया है एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय महामरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आती है एवरीवन एग्जाम में कि आपका मरुस्थल जगह में, यानी थार मरुस्थल जहाँ पे है आपका, वहां पे बारिश कितनी होती है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर होती है। वर्षा ऋतु में यदा कदा कुछ सरिताएं दिखाई पड़ जाती है, बाद में वे भी लुप्त हो जाती है। इस भूभागीय सरिताएं पर्याप्त जल नहीं होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इस क्षेत्र की लूनी सबसे बड़ी नदी है। तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। यह तटीय मैदान पश्चिमी में काफी संकरित तथा पूर्व में चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, जो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है। सो इम्पोर्टेंट एवरीवन। द्वीपीय समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है तथा केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर कुल 25 द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या 223 है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन स्थित है। बैरन ज्वालामुखी। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए। परवल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। ये पॉलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बना कर रहते हैं एवं परत दर परत ऊपर उठते जाते हैं। इस प्रकार जब ये समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाते हैं तो परवाल द्वीप का निर्माण होता है। और एवरीवन 7th चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होती है। कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो भी आप देख लीजिए क्या क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। ओके, यहाँ पे भी कुछ है, देखिए। ओके, आई होप आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। तो यहीं पे आपका ये 7th चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।